दोस्तों, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस एज वेल एज क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो बिना देरी के हेडिंग आप लोग डालें इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस कुछ नया नहीं है, आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ लिया है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो भी प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, या मैं इसको कई तरीके से डिफाइन करके आपको बता रहा हूं। आप लिखना स्टार्ट करें। द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट passes या in which an electric current causes a chemical change। chemical change का मतलब है conversion, that means conversion of electrical energy to the chemical energy, comma is called electrolysis। तो यहां पे देखें मैंने क्या बताया है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या होता है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द chemical energy, that means electrical energy in this process, electrical energy is consumed। अब इसको हम लोग दूसरे वे से भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे वे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिखें द decomposition of an electrolyte by passes of electricity through its aqueous solution is known as electrolysis। तो ध्यान दें इस पे। मैंने बोला था प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, या मैंने कहा था डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन करेंगे तो डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइट का कैसे होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा अपने आयंस में। ठीक है, और इन दोनों को और बेहतरीन ढंग से समझना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज, इन दोनों का अगर हम मतलब समझना चाहें तो कैसे, ये तीसरी डेफिनेशन के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं और वैसे इनका मतलब भी लिख सकते हैं। अब डिटेल में अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन, आप पेपर में कोई भी एक छोटी डेफिनेशन लेना है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू किससे पास करेंगे, थ्रू एक्वस और फ्यूज्ड ऑब्लिक मोल्टन सॉल्ट्स या मोल्टन सॉल्ट्स लिख दो, या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, मोल्टन सॉल्ट्स ऑफ, ऐसे लिख दो, सॉल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक
सॉल्यूशन। मैंने लिखा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस और फ्यूज्ड ऑब्लिक मोल्टन सॉल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा, आयंस ये डिसोसिएट होके क्या देंगे, आयंस। तो आयंस क्या करेंगे, विल स्टार्ट moving towards opposite plate, moving towards opposite plates. This is called electrolysis. And this cell is known as electrolytic cell, या मैं यहां लिख सकता हूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस चीज को ध्यान दें। मैंने कहा जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे एक्वस सॉल्यूशन लेके चल सकते हो या फ्यूज्ड या मोल्टन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेके चल सकते हो, तो उसमें आयंस जो होते हैं वो मूव करना स्टार्ट होते हैं अपनी अपोजिट प्लेट की ओर। क्या मतलब है, कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था, जैसे आपने यहाँ पे एक कंटेनर लिया था, यहाँ पे एक ही कंपार्टमेंट के अंदर हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे। अगर आपको ध्यान हो प्रीवियस लेक्चर जिन बच्चों ने देखा है तो उनको कंफर्म चीज़ ये पता होगी। यहाँ पे मैंने इसको क्या किया था, इसको एक हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करा दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये एनोड इलेक्ट्रोड है और ये कैथोड है। और यहाँ पे हमने कल लिया था मोल्टन NaCl, और आप एक्वा सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। मान लो सपोज आज मैं यूज कर ले रहा हूं मोल्टन Na सोडियम ब्रोमाइड। कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आप लेके चल सकते हो, वो मोल्टन या फ्यूज्ड हो सकता है या हो सकता है कि उसमें एक्वस हो। एक्वस के दौरान हमें सॉल्ट के साथ साथ वाटर को भी लेके चलना पड़ेगा। तो आज यही स्पेशल है, ये चीज स्पेशल नहीं है, जो अब बताएंगे इसके बाद वो बहुत खास है कंपटीशन के लिए भी। और 12th में एनसीईआरटी में लास्ट में बुक में कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी उसी से सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर सकेंगे आप। तो इस चीज को अब जो समझाने जा रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से समझना। फिलहाल तो मैं जो चीज कल बता रहा था वो एक बार जल्दी से इस मतलब समझा दूं इस वर्ड का कि इसमें क्या कहा गया। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इसमें क्या होगा, अपोजिट आयन सोडियम आयन और ब्रोमीन आयन है। ये कैसी पॉजिटिव प्लेट होगी और ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो जो Na सोडियम आयन कहाँ डिपॉजिट होगा, यहाँ पे, और ब्रोमीन आयन कहाँ डिपॉजिट होगा। तो ये दोनों आयन्स हैं वो मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट प्लेट्स। तो ये किधर जा रहा, प्लस प्लेट की ओर, प्लस वाला आयन किधर जा रहा, नेगेटिव प्लेट्स की ओर। वही लिख लिया है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं एक्वा सॉल्यूशन या फ्यूज्ड मोल्टन सॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, या तो ये फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा या मोल्टन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा या आपका एक्वा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास कराओगे तो यहाँ से आयंस विल स्टार्ट टू मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट प्लेट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इन दोनों चीजों का मैंने यहाँ मतलब समझाया, बात को समझे। जैसे हमने यहाँ पे NaBr लिया तो अपने को पता एट कैथोड क्या होने वाला है, एट कैथोड। बताइए मेरे कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पे ये कैसा होता है पॉजिटिव, ये कैसा होता है नेगेटिव। अपने को पता है ये सोडियम आयन और ब्रोमाइड आयन इसके पास है। तो कैथोड नेगेटिव प्लेट होती तो ऑब्वियसली क्या पहुंचेगा, यहाँ पे सोडियम डिपॉजिट होगा जाके सोडियम आयन। और कैथोड पे ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कई जगह पे ऐसा आपको समझाया था, पर वहाँ पे कहीं पे एक जगह पे ऑक्सीडेशन लिख गया था, वो भूल गया था, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आप ध्यान दिया करें, जब पढ़ाता है टीचर तो हो जाता है कभी कभार, क्योंकि हम लोग पहले से कैमरे के सामने कभी नहीं पढ़ाए हुए हैं, ये स्टार्टिंग है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमने लिखा सही है और हो सकता है मुँह से भूल गया हो, या हमने समझाया सही हो और लिखते वक्त उसमें वो चीज़, तो वो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ में ही मिस्टेक होगी। जो चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं उस चीज़ पे ध्यान दिया करिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कैथोड, तो कैथोड कैसी होती है, नेगेटिव प्लेट होती है। नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये मैंने बताया था कैसा सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एनोड नेगेटिव और ये टर्मिनल वाइज ये पॉजिटिव, पर यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो कैथोड नेगेटिव प्लेट है, ऑब्वियसली सोडियम जाके डिपॉजिट होगा। तो सोडियम क्या होगा, यहाँ पे कैथोड पे होता क्या, रेड कैट, मतलब रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड। तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन के लिए क्या होगा,
ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। तो सोडियम से क्या बनना है मेरे को, सोडियम मेटल प्राप्त होना है यहाँ से एक्वस से। तो क्या करेंगे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम मेटल। तो ये डिपॉजिट हो जाएगा जाके कहाँ पे, कैथोड पर। ऐसे ही अगर एनोड की मैं बात करूंगा तो एनोड पर क्या होगा, अब जो ये एनोड पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पे कौन डिपॉजिट होगा जाके, ब्रोमाइड आयन। तो ब्रोमाइड आयन जो होगा, अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, एक्स्ट्रा लिया था, तो ये ब्रोमीन बी, और ब्रोमीन हमेशा एग्जिस्ट करता है किसमें, ब्रोमीन एग्जिस्ट किसमें करता है, अगर मैं बात करूं ब्रोमीन की, तो यहां पे आप लिक्विड स्टेट ले लें, क्योंकि मैं एक्वस के दौरान वाटर भी इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ब्रोमीन एग्जिस्ट करता है तो Br2 के फॉर्म में करता है। अगर Br2 लेंगे तो यहाँ पे 1 ब्रोमीन है तो हाफ Br2 मिलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, जो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाला था वो इलेक्ट्रॉन इधर प्लस का दिखा दो। और ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन अगर आप दिखाना चाहो, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन आपकी यहाँ से क्या बन जाएगी, आप बताइए मेरे को। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंग, अगर आप चाहते तो आप यहाँ 2 लेके चल सकते थे, यहाँ पे 1 मोल ऑफ Br2 बन जाता है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपको 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में जो कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन होती है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन सेम होने चाहिए, जो कि अभी भी सेम है और 2 का मल्टीप्लाई करने पर भी सेम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखें ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे क्या प्राप्त होने वाली, Na प्लस Br माइनस गिव्स Na सोडियम मेटल एंड हाफ Br2, ये लिबरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ रखा था। अब इसमें ये चीज क्यों हो रही है, यहां पे ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहां पे क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कॉमा केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब मैं इसमें बात करूं कि इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है उसके 2 वे होते हैं, 2 वे से हम इस चीज को दे सकते हैं। देखो कैसे, आप यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिखिए, देयर आर मेनली 2 ways, there are mainly 2 ways in which analysis is done. Analysis is done in electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस जो भी होता है उसको एनालाइज किया जाता है 2 तरीके से। वो 2 तरीके आपके कौन से हैं, पहला है आपका, ये चीज ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूं, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इसके अंदर किस चीज की हम लोग स्टडी करते हैं वो भी जल्दी से समझ लें। In this electrolysis we will study of possible products formed at कैथोड एंड एनोड इलेक्ट्रोड। यहां पे किसकी स्टडी करते हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होते हैं उनकी हम लोग स्टडी करते हैं। पॉसिबल प्रोडक्ट कहां फॉर्म होते हैं, एट कैथोड एंड एनोड, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। इसी तरीके से एक और है बी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ अमाउंट
ऑब्लिक मोल्स ऑब्लिक वॉल्यूम्स ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स formed at cathode and anode during electrolysis। इस चीज को ध्यान दें कि मैंने बोला इसके जो इलेक्ट्रोलिसिस कराने के इलेक्ट्रोलिसिस को एनालाइज करने के दो वे होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड। और इस क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, मोल्स ऑफ सबस्टेंस, वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो ध्यान रखना, ये क्वांटिटेटिव जो है उसमें सबसे पहले 1803 में रिलेशनशिप जो बताया था वो फेराइडेज नामक साइंटिस्ट थे, जिनको आप अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फेराइडेज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फेराइडेज। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ जो फेराइडेज का था वो किसके अंतर्गत आता है, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस के अंतर्गत आता है। तो आज तो इसकी स्टडी हमें करनी नहीं है और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आती है, पर आज हमें स्टडी करनी है जो कम लोग बताते हैं, जिसके बारे में सबसे कम लोग बताते हैं, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में हमें पॉसिबल प्रोडक्ट्स फॉर्म जो होते हैं कैथोड एनोड पर, उनको देखना है। तो एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद वो चीज आने वाली है जिसको आप समझने के साथ साथ बहुत खास चीज भी समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजें कंपटीशन में और एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसको बच्चा केवल टीचर्स लिख देता है तो उसको वो लिख सकता है, पर समझने के लिए उसको ये समझना पड़ेगा। वो 3-4 पॉइंट, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, उसमें 3-4 क्वेश्चंस बना के दिए गए, वो इसी पे डिपेंडेबल हैं। और कईयों बार बच्चे को कंफ्यूजन जो होती है वो सबसे ज़्यादा इसी में होती है। तो हम लोग आज इसको पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वांटिटेटिव, आज हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस को। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार मैं रफ कर दूं। चलो अब हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो हेडिंग डालें, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एनालिसिस नहीं, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में भी आप एक सब हेडिंग डालें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ऑब्लिक फ्यूज्ड सॉल्ट्स ऑफ सम कंपाउंड्स। तो देखें, कुछ कंपाउंड्स लेके चलते हैं जिनका हम मोल्टन फॉर्म और फ्यूज्ड फॉर्म दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ऑब्लिक फ्यूज्ड सॉल्ट्स ऑफ सम कंपाउंड्स। तो यहाँ पे देखें, एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसे हमने सबसे पहले क्या लिया, फ्यूज्ड NaCl, और इसका अगर मुझे इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, समझना है, जो फ्यूज्ड हो या मोल्टन फॉर्म हो सॉल्ट्स की या कंपाउंड्स की, उनका इलेक्ट्रोलिसिस बहुत आसान होता है। अब क्या होता है, आयंस जो होते हैं विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट प्लेट, तो आसानी से हमें वहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन दिख जाता है। पर बात कहाँ पे आती है फंसने वाली, वो इसके बाद आएगा। तो पहले सिंपल वाले देखते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ।
फ्यूज्ड NaCl में हम लोग जानते हैं, जैसे आपको पता है कि NaCl फ्यूज्ड, अगर NaCl क्या देगा अपने को, NaCl एक सोडियम आयन देगा, एक क्लोराइड आयन देगा। तो अगर बच्चा बता देगा कि एट कैथोड, कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड एक नेगेटिव प्लेट है, ऑब्वियसली सोडियम जाएगा। तो सोडियम आयन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और ये कैथोड पर रिडक्शन होगा तो ये +1 से 0 में जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर दिया जाए। तो ये क्या होगा, हाफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। अब बाई चांस मुझ पे यहाँ ऑक्सीडेशन लिख जाए तो आप तो सही कर सकते हैं ना, वहाँ रिडक्शन ही होगा क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। और जैसे मैंने एट एनोड की बात की, एट एनोड, आप बताएं एनोड पे क्या, क्लोरीन, क्लोराइड आयन क्या कह रहा है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है और ये क्लोरीन में जाएगा। तो क्लोरीन बनाने के लिए, इसको Cl2 बनाने के लिए क्या करते हैं, हाफ मोल, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 क्लोरीन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो इसने क्या कर दिया, यहाँ से वो रिलीज करा दिया, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया तो उसको वापस कर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था उसको डोनेट कर दिया, माइनस में यहाँ से निकला, वो इलेक्ट्रॉन इधर प्लस में दिखा दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस हैं। तो यहाँ से नेट रिएक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं। तो नेट या ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा और आसानी से Na+Cl- गिव्स सोडियम मेटल एंड रिलीजिंग द क्लोरीन गैस। आसानी से कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले लें। मान लो सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया मोल्टन, बात समझना, मैंने मोल्टन MgCl2 को लिया। किसको लिया, MgCl2। तो MgCl2 में आपको पता है मैग्नीशियम पे 2 प्लस होते हैं, क्लोरीन पे 1 माइनस होता है। तो कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड पे क्या होगा, ये मैग्नीशियम आयन रिड्यूस हो जाएगा, मैग्नीशियम है ना सॉलिड फेज में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको वापस करने पड़ेंगे हमें, तो ये 2 से 0 में आ जाएगा। इसी तरीके से एट एनोड पे देखेंगे, एनोड पे क्या दिखने वाला है, वही क्लोराइड आयन अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इधर प्लस का आ गया और हाफ मोल Cl2। अब कुछ आप चाहो तो आप यहाँ 2 लेके चल सकते हैं, यहाँ 2 लोगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 मोल हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ सिमिलर हो गए, सेम हो गए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब आप ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, Mg2+ प्लस का 2Cl- गिव्स, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, Mg+Cl2। ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। आप जैसे मान लो मैंने आपसे यहाँ पे कह दिया, मान लो इसकी जगह पे PbR2 होता, P लेड ब्रोमाइड, तो बताओ आप कर लोगे? अगर मैं फ्यूज्ड या मोल्टन ये लेड ब्रोमाइड लेके चलता हूं तो आपको पता है कि किसमें टूटेगा, Pb2+ में और Br-1 में। तो इसको आप किस पे लेके चलने वाले हो, माइनस है, नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा, तो इसको लेके चलोगे एट एनोड पर। एट एनोड पर क्या होगा, ये ब्रोमाइड आयन घेरेगा अपने को Br2 पर। यहाँ पे एक Br2 बनाने के लिए यहाँ 2 कर दोगे, एक ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा तो 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए होंगे, वो इधर 2+ का दिखा दो। यहाँ पे क्या होगा, एट कैथोड पर क्या होने वाला है, आपको पता है कि Pb2+ क्या देगा, रिड्यूस होके लेड देगा, और रिड्यूस होने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन हमें वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, तब ये 2+ से 0 बनाएगा। फिर ओवरऑल रिएक्शन में देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास Pb2+ प्लस का 2Br- गिव्स क्या आ जाएगा, Pb है ना प्लस का Br2। बोलो आया? अब इस तरीके से हम कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं यहाँ पे, समझे? जैसे मैंने लिया Na2S2O3, ये लिया मैंने, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? तो ध्यान रखना, दिस इज सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट है। अब देखो इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का करेंगे तो इसमें कितने, 2 सोडियम आयन है और एक थायोसल्फेट आयन है। दिस इज थायोसल्फेट आयन। तो अपने को पता है कि मेटल हमेशा डिपॉजिटेड कहाँ होगा, एट कैथोड। तो यहाँ पे आप क्या दिखाएंगे, एट कैथोड मतलब नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव पे कौन पहुंचेगा, यहाँ पे सोडियम, दोनों इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसके वापस कर दिए, सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर जाके। अब देखेंगे एट एनोड पर क्या होगा, यहाँ पे थायोसल्फेट आयन जो होगा
वो, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहां पे 2 माइनस है, तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा, वो इनको रिमूव कराने पड़ेंगे। जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां से एक्स्ट्रा वाले माइनस करूंगा, वो मैं इधर दिखा दे रहा हूं प्लस में। अब यहां पे ध्यान दें कि हमारे पास एक्चुअली इसको जब हम ये रिड्यूस होके क्या देता है, S4O6 देता है। क्या देता है? S4O6 देता है। ये होता क्या है S4O6? टेट्राथायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट आयन। अब ये कब मिलेगा? जब ये रिड्यूस होके हमें क्या देता है? टेट्राथायोनेट आयन। अब माइनस का 2 है, ये भी माइनस का 2 है, ध्यान रखना। तो ये कब मिलेगा? ये कब मिलेगा अपने को बताइए? ये कब मिलेगा? S4 कब आएगा? जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करोगे। थायोनेट, जो थायोसल्फेट है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। थायोसल्फेट जो है ऑक्सीडाइज्ड होता है, और ऑक्सीडाइज्ड होके क्या देता है? टेट्राथायोनेट आयन। सर यहां तो 2 2 या 4 माइनस के हैं और आप यहां 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने, बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 नेगेटिव ये, बैलेंस है। यहां पे क्या मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी, जो ओवरऑल नेट रिएक्शन आएगी, वो बताओ क्या आने वाली है? बता दो जल्दी से। देखें, 2Na प्लस का 2 थायोसल्फेट आयन गिव्स 2 सोडियम मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड प्लस टेट्राथायोनेट आयन। इस चीज को ध्यान दें। और एक और है, अगर कहीं भी आपको कोई और दे दिया जाए, और जो कि मेटलर्जी में हम लोग डिटेल में देखेंगे। किस में देखेंगे? मेटलर्जी में डिटेल में। जैसे हमने एक और दे दिया, सपोज करो ये मैंने लिया एल्यूमिना, Al2O3, दिस इज एल्यूमिना। ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो और है एल्यूमिनियम का ये। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसमें एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, जो रिड्यूसिंग एजेंट या तो कार्बन हो सकता है या कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, क्योंकि इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफर हो जाएगा अगर हम ऐसी चीज लेते हैं जहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, एक्सट्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी वाले चैप्टर में, वहां भी हम डिटेल में बताएंगे। फिलहाल जब इसको करेंगे तो इसको थोड़ा समझ लें। ये एल्यूमिना किस में टूटेगा? Al2O3। बच्चा जानता है कि 2Al पे 3 प्लस होता है और 3O2 माइनस, 2 3 या 6 प्लस 3 2 या माइनस 6। इसमें ये डिसोसिएट होगा, सबको पता है डिसोसिएट हो जाएगा। अब एट कैथोड या एनोड की बात आती है, तो देखिए कैथोड एनोड पे क्या होता है। मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड नेगेटिव प्लेट होती है, ऑब्वियसली मेटल जाके यहाँ डिपॉजिट होने वाला है, तो 2Al3 प्लस। अब बताओ, एक पे 3 प्लस है तो 2 पे कितने होंगे? 6 प्लस। इसने 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये चार्ज लिया था, तो इसको वापस कर दिए, तो ये क्या दे देगा? एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो गई जाके कहां पे? कैथोड पर बात फंसती है एट एनोड वाली। यहां ध्यान देना, यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों फॉर्म होते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, और दोनों चीजें फॉर्म होती है। मैंने कहा था पॉसिबल स्टडी ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड, वही बात यहां आ गई। पॉसिबल प्रोडक्ट यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो एक्चुअल में यहां पे क्या होता है? जो कार्बन इलेक्ट्रोड होता है, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड जो रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करता है। तो यहां पे क्या होगा? कार्बन जब पहली बार ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या दे देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। सबको दिख रहा है। और ये भी ऑक्साइड कैसा? ये मेल्ट, मोल्टन लिया, ये मोल्टन एनेट क्या है? Al2O3, मोल्टन एल्यूमिना है। तो यहां पे जो ऑक्साइड है ये कैसा है? मेल्ट फॉर्म है। तो यहां पे कार्बन इसके साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। पर क्या आपको बताओ, यहां पे चार्ज बैलेंस है, चार्ज यहां पे 2 माइनस है, यहां 2 माइनस करने के लिए क्या करेंगे? एक ने 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, दोनों रिमूव किए, वो माइनस के इधर प्लस में दिखा दिए। पर अब ये एनोड वाली चीज कंप्लीट नहीं हुई कि मैंने कहा था स्टडी ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड। तो एनोड पे और प्रोडक्ट पॉसिबल कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी पॉसिबल होता है। कैसे देखेंगे? कार्बन, अब मैंने लिया 2O2 ऑक्साइड आयन, ये भी मेल्ट है, मेल्ट फॉर्म है। तो ये क्या करेगा? 2 ऑक्साइड आयन ये मिलकर ये क्या बना लेंगे? CO2। पर एक पे 2 माइनस है, 2 पे 4 माइनस होंगे, चारों को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे किस में दिखा देंगे? 4 इलेक्ट्रॉन
यहाँ पे ऐसे करके दिखा देंगे 4 इलेक्ट्रॉन। बैलेंसिंग दोनों तरफ हो गई। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं क्या, नेट रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी नेट रिएक्शन क्या होगी तो बच्चा बता सकता है। अब आसान है, एनोड पर देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, अभी मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप दिमाग लगाओ, यहाँ 6 से यहाँ 6 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इस स्टेप के, 2 इसके, ये टोटल 6 है, यहाँ भी 6 है, तो जब हम ऐड करेंगे तो 2 4 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जो नेट रिएक्शन अपने को मिलनी है, तो यहाँ क्या मिलना है, 2 एल्यूमिनियम, ठीक है, प्लस यहाँ पे और क्या मिलना है, देखो लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, प्लस 1 और 2 3 ऑक्साइड आयन जो मेल्ट फॉर्म में है, ठीक है। और ये क्या दे रहे हैं अपने को, 2 एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है कहां पे, कैथोड पर 2 एल्यूमिनियम, और इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो रहे हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करा लेते हैं, जिस चीज को हम लोग मेटलर्जी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले ले, मैं रफ करने जा रहा हूं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, और घर पे आप इसको करके भी देख सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूं अब। अब हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सेकंड। अभी हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और फ्यूज सॉल्ट ऑफ सम कंपाउंड्स, पर सबसे खास जो इसमें हमें पढ़ना है वो सेकंड पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सम कंपाउंड्स। देखो वहां पे हमने पढ़ा था मोल्टन या फ्यूज्ड सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत होती है, और कई लोगों को दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत हुआ करती थी जब हम छोटी क्लास में 12th ग्रेजुएशन, यहां तक कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी दिक्कत हुई थी, क्योंकि ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ते थे। तो इन चीज़ों को जब पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद हमें समझ में आया कि ये एक्चुअल में ऐसा क्यों होता। तो यहाँ पे विशेष ध्यान आपको देना है, ये पूरा लेक्चर जो है वो इसी बात के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे बहुत कुछ कंक्लूजन में हम बताएंगे, तो वो सब चीज़ें कंपटीशन में पूछी जाती हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया। तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन की बात की है, तो यहाँ पे एक नज़र में अब देखो एक्वस सॉल्यूशन है। अगर मैंने कोई भी सॉल्ट लिया, सपोज करो मैंने सोडियम ब्रोमाइड लिया, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड लेंगे, आप फ्यूज्ड नहीं ले रहे हैं, मोल्टन नहीं ले रहे हैं, अब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड ले रहे हैं। तो ध्यान करो, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम ब्रोमाइड का क्या आपको बताता है कि सोडियम ब्रोमाइड अलोंग विद वाटर, सोडियम ब्रोमाइड के साथ साथ यहाँ पे क्या लिया गया है, वाटर को। तो सोडियम ब्रोमाइड में भी आयंस होते हैं Na+Br-, और वाटर में भी होंगे H+OH-। तो कैसे पता चलेगा कि कौन कैथोड और एनोड पर डिस्चार्ज पहले होगा, बस यहीं पे बात फंसती है, क्योंकि अब दोनों में आयंस हैं। तो उसी चीज को समझने के लिए पहले आप हेडिंग डालें एक नजर। एक नजर का मतलब नोट टाइप के, खास बात है, इनको ध्यान रखना है अपने को। पहला, इफ 2 और मोर cations are present, then cation having more value of standard oxidation potential, स्टैंडर्ड, यहां पे क्या है, कैटायन, तो यहां पे
कैटायन है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलेंगे। इस मोर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल वी डिस्चार्ज फर्स्ट एट कैथोड। इस चीज को ध्यान दें, अभी तक हम लोग फ्यूज्ड और मोल्टन में केवल एक ही टाइप के आयंस होते थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनको आसानी से क्या होते थे, डिपॉजिट हो जाते थे अपोजिट प्लेट्स पे, तो वहां बहुत आसान होता था। कैथोड पे कौन जाएगा, नेगेटिव प्लेट है ऑब्वियसली अब पॉजिटिव आयन जाएगा। एनोड पे कौन जाएगा, एनोड एक पॉजिटिव प्लेट है तो नेगेटिव आयन जाएगा। और एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है। तो यहां पे जब दो या दो से अधिक क्या हो, कैटायंस प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, तो कैटायन वो पहले डिस्चार्ज होगा जो रखता होगा क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा। वो कैथोड पर क्या होगा, अब कैथोड पे है तो रिडक्शन पोटेंशियल ही देखेंगे, रिड्यूस होगा वो, ठीक है। और इसी तरीके से एक चीज और ध्यान रखना, ये बी यहां भी स्टार लगा लें। यहां पे क्या ध्यान रखेंगे आप, अगर दो कैटायन की अपेक्षा इफ टू और मोर एनायंस आर प्रेजेंट, प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट और माइनस एंटी कहीं लिखूं तो एब्सेंट, देन एनायन हैविंग मोर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट एट एनोड। अब मैंने यहां पे इसका वाइस वर्सा लिख दिया, यहां पे मोर कैटायन होंगे, यहां मोर एनायन की बात कर रहा है। अगर मोर कैटायन होते हैं तो कैटायन क्या रखता है, सबसे ज्यादा जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो डिस्चार्ज पहले होगा कैथोड पर। अगर एनायन प्रेजेंट है दो या दो से ज्यादा, तो एनायन जिसके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो पहले डिस्चार्ज होगा, पर कहां होगा, एनोड पर। तो सिंपल चीज है, कौन कहां डिस्चार्ज होगा, ये चीज ध्यान रखना कि कैथोड कैटायन जो होगा वो डिस्चार्ज होगा एट कैथोड, ठीक है, और एनायन जो होगा वो डिस्चार्ज होगा एट एनोड। देखो कितना आसान है, कौन कहां डिस्चार्ज होगा, ये भी कैसे होंगे, साइमल्टेनियसली डिस्चार्ज होंगे। अगर एक का कैटायन अगर कैथोड पर क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो एनायन जो होगा एनोड पर उसी समय ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। यहां पे क्या होता है, रिडक्शन, और यहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जो हैं रिएक्शंस साइमल्टेनियसली होंगी, एक साथ होंगी, तभी के कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन तैयार होगी। अगर इन बातों का आपको ध्यान है तो आप अब वो एक्वा सॉल्यूशन को लेके चल सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, फॉर एग्जांपल, बहुत प्यार से समझना बेटा, यहां पे मैं क्या बताने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, मैंने वहां पे फ्यूज या मोल्टन NaBr को देखा था, तो बहुत सिंपल था, Na प्लस कहां पे, कैथोड पर डिपॉजिट होता था, सोडियम मेटल मिल जाएगा, ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन गैस के रूप में इवॉल्व हो जाएगा एनोड पर, तो वो हमने देखा। पर यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है कि सोडियम आयन एंड ब्रोमाइड आयन अलोंग विद वाटर। इसका मतलब यहां पे सोडियम आयन भी है, ब्रोमाइड आयन भी है, और वाटर के पास भी तो अपने दो आयन है। वाटर का क्या होता है, वाटर पे H प्लस और OH माइनस। अब बात आई कौन पहले डिस्चार्ज होगा, कैथोड पर और एनोड पर। तो उसके लिए हमने एक नजर में कुछ पॉइंट्स देखे, उन पॉइंट्स को हम लोग यहां अप्लाई करेंगे तो उन पॉइंट्स का मतलब समझेंगे। देखें, जैसे मैं पहले बात करूं आपको एट एनोड, ध्यान दें आप, तो एनोड पे सबसे पहले आपका दिमाग जाएगा, एनोड एक पॉजिटिव प्लेट है तो कौन जाएगा, ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन को आप देखें, ब्रोमाइड आयन, अब सिंपल सी चीज है, ब्रोमीन बनाता है, ब्रोमीन रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, ब्रोमीन इवॉल्व होगी, तो Br2 के लिए आपको 2Br लेना पड़ा। अगर एक ब्रोमीन के अंदर से के ऊपर अगर एक नेगेटिव चार्ज, दो पे दो नेगेटिव चार्ज होंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज को अगर यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाएंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखा देंगे, राइट साइड में प्लस में। तो ये मेरा क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पर क्या Br माइनस ही है, क्या यहाँ पे वाटर का
यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ वाटर भी ऑक्सीडाइज्ड होगा। अब वाटर का ऑक्सीडेशन ध्यान रखना, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन की जब भी बात आएगी तो एक्वस का मतलब ऑलवेज सॉल्वेंट के रूप में वो वाटर होगा, तो वाटर की जो रिएक्शन एनोड और कैथोड पे है वो आज इसमें समझ लो सब में सेम होंगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान दें। तो जब यहां ये ऑक्सीडाइज्ड होगा तो वाटर ऑक्सीडाइज्ड होके क्या देता है, जैसे मैंने 2H2O लिखा, ये H2O ऑक्सीडाइज्ड होके हमें क्या देगा, तो हाइड्रोजन दिख रहा है तो ये हाइड्रोजन आयन देगा, और ऑक्सीजन है तो ये O2 गैस यहां से इवॉल्व होती है। अब बात आई बैलेंसिंग की, देखो O2 है, 2 ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, पर यहाँ पे अब हाइड्रोजन हो गए 4 तो यहाँ 4H आयन आ गए। अब आप ध्यान दें यहाँ पे 4 प्लस का है, इधर न्यूट्रल है, 4 प्लस को बैलेंस करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। और एक चीज ध्यान रखना यहां पे जो स्टैंडर्ड, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात है, यहां पे इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है माइनस का 1.23 वोल्ट, और इसका क्या है ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड, इसमें ब्रोमाइड में कन्वर्ट करते हैं तो इसका क्या होता है माइनस का 1.08 वोल्ट। ये कहां से आया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी आपको मैं केवल वैल्यू स्टैंडर्ड लेके बता रहा हूं, आपको लर्न नहीं होगी मुझे पता है, और लर्न रखना भी नहीं है डाटा को। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप पता होगा कि किसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन किसको जल्दी रिड्यूस करेगा, कौन किसको जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा ऊपर से नीचे चलने पर, क्योंकि आपको उस समय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार होगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू को लेते हुए इसलिए चल रहा हूँ जिससे आप और आसानी समझ सकें पॉइंट्स को। ठीक है, तो मैंने देखा कि ब्रोमीन का भी हमने कराना पड़ा यहाँ पे, और क्योंकि H2O के अंदर भी निगेटिव आयन होता तो वो भी क्या होगा, यहाँ H2O का ऑक्सीडेशन हमने करवाया तो ये हाइड्रोजन आयन और O2 यहाँ इवोल्व होती है, उसके साथ साथ हमने ये देखा। अब मुझे आप बताइए, अगर मैं बात करूं यहां पे एट कैथोड की, बात समझना यहां गहराई वाली, कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा किसका होगा, कैथोड नेगेटिव प्लेट ऑब्वियसली सोडियम जाएगा, तो सोडियम आयन जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका था इसको वापस किया, ये क्या देगा, सोडियम मेटल सॉलिड, बोलो देगा नहीं देगा। अब यहां कैथोड पर क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा यहां पे, बोलो, और यहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है माइनस का 2.71 वोल्ट। अब जैसे यहां वाटर को ऑक्सीडाइज कराया था वैसे यहां रिड्यूस कराओगे। जब वाटर रिड्यूस होता, हमेशा ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन में आप यही रिएक्शन लिखेंगे कहीं भी लिखें, एक बार समझ लें आप। ठीक है, कैसे मैं समझा रहा हूं, अगर मैं आप वाटर को रिड्यूस कराऊंगा तो रिड्यूस होके वाटर क्या देता है, तो सिंपल सी चीज है, ये हमें हाइड्रोक्साइड आयन देगा, और इसके साथ साथ H और OH में टूटता है, H और OH में डिसोसिएट होगा, तो H का मतलब आपको हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी। ऑक्सीडाइज्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो O2 रिलीज हो रही है, और रिड्यूस प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख सकते हो आप। यहाँ पे आप बैलेंसिंग करेंगे तो आप बैलेंस देखेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है 2, एक 3 एक्स्ट्रा हो गया, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, अब ये 4 हो गए, यहाँ 2 कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन भी हो गए। ठीक है, अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ से 2 नेगेटिव माइनस करेंगे, तो ये बैलेंस करने के लिए 2 नेगेटिव मुझे इधर जोड़ने पड़ेंगे, जिससे दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो गया। और इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो यहां स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.83 वोल्ट। मैंने फिर से कहा, एक बार एनोड पर ब्रोमाइड आयन नेगेटिव को समझ सकते हैं, ये तो नॉर्मल जैसे फ्यूज में बताते वैसे ही, पर वाटर को भी लेके चलना पड़ेगा, यही खास बात है। तो वाटर जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, रिड्यूस होगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कैसे बैलेंसिंग की मैंने आपको बताया। अब बात आई है कि मेरे पास एनोड पर 2 रिएक्शन है, पहले कौन डिस्चार्ज हुआ होगा, तो मैंने लिखा है, अगर मैं एनोड की बात करूं, ये एनोड वाला पॉइंट है, if 2 or more anions are present then anion having more value of SOP will be discharged first। तो more SOP किसकी है, अब निगेटिव में है, ये ध्यान रखना, निगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी होगी, निगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी बड़ी वैल्यू मानी जाएगी। तो SOP ज्यादा किसका है, तो ये देखो छोटी वाली निगेटिव का माइनस का 1.0, निगेटिव साइन को भी इंक्लूड लेके चलना ना, बड़ी वैल्यू आप 1.23 देख लें, ये माइनस का साइन भी दिखाई दे रहा है आपको, तो माइनस का 1.08, ये यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, हाई है, तो ये रिएक्शन सबसे पहले डिस्चार्ज होगी, अभी ये डिस्चार्ज नहीं होगी यहाँ पे, इसके बाद होगी वो चीज अलग, पर अभी पहले ही हम देखते हैं फर्स्ट टाइम कौन डिस्चार्ज पहले होगा, तो इन दोनों में कौन होगा ये। अब बात थी कैथोड पे, कैथोड पे ये देखना था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो पहले डिस्चार्ज होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखिए किसकी, तो माइनस का 0.83, ये छोटी मतलब माइनस की है तो ये बड़ी हो जाएगी।
मतलब ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ये लेस पॉजिटिव है, ये ध्यान दे रहे। अब मैं नेट रिएक्शन अगर यहाँ से लिखना चाहूँ, नेट रिडॉक्स रिएक्शन, तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा बताइए। कहते एनोड पर ऑक्सीडेशन होता, हाफ इस पे हाफ रिडक्शन होता, दोनों को मिलाएंगे तो नेट ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन आएगा। अब देखें इसका मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा इन दोनों में से कौन फर्स्ट डिस्चार्ज हुआ, जिसकी एसओपी ज्यादा, यहाँ पे जिसकी एसआरपी ज्यादा। एक्वा सॉल्यूशन में दोनों को लिखना जरूर पड़ेगा, ये ध्यान रखना। कैसे देखा वो हमने इस एक नजर वाली फंडे से चेक कर लिया। अब बात आई यहाँ पे, ये इसका मतलब क्या है, बीकर के अंदर जो कंटेनर है उसमें सोडियम ऐसे के ऐसा ही पड़ा रहेगा, यहाँ वो डिस्चार्ज नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। पहले कौन डिस्चार्ज होगा, ये, और इसमें ये एनोड पर, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो मुझे इस रिएक्शन को देखना है और इस रिएक्शन को देखना। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन सेम है, कैंसिल हो गए, ठीक। अब इनको आप ऐड करा दें, इनसे कोई मतलब ना रखें। तो बताओ मेरे पास क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 2Br माइनस, और इस वाली रिएक्शन में लेफ्ट साइड पे 2H2O गिव्स, यहाँ पे क्या है Br2 गैस, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2OH माइनस प्लस H2, और तो कुछ है नहीं। इस पे इसका RHS देख लिया, लेफ्ट साइड। ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन है। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल सकता है, कंक्लूजन का ध्यान दें। कंक्लूजन क्या कंक्लूजन निकला वो ध्यान दें। आपने यहाँ पे ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन को चेक करें, Br की कंसंट्रेशन, तो ब्रोमाइड आयन से ही तो ब्रोमीन इवॉल्व हुई है, तो ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ पे एक चीज बताएं, ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही, बट हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही। जो OH है वो तो फॉर्म्ड हो रहा है ना, तो ये इंक्रीज होगा। इस साइड वाले सभी फॉर्म्ड होंगे, इस साइड वाले सभी क्या होंगे भाई, ये चीज है। तो ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन जब जैसे जैसे ब्रोमाइड आयन कम खर्च हुआ होगा वैसे वैसे ब्रोमीन बना होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई OH की, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर OH की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब है POH की वैल्यू भी ज्यादा नहीं, POH की वैल्यू कम। कैसे सर, अगर pH को ध्यान हो तो माइनस का लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H आयन होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को ही हम लोग pH बोलते हैं। POH में क्या करते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब OH की वैल्यू अगर ज्यादा है तो नेगेटिव में लॉग के साथ है, इसलिए POH की कम होगी, और POH की कम होगी तो pH की ज्यादा होगी, और pH की ज्यादा होगी, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि यहां पे OH ज्यादा है तो सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक, सॉल्यूशंस बिकम बेसिक, और बेसिक का मतलब है यहाँ pH इज ग्रेटर देन 7 होगा। क्या होगा, और कोई पूछ सकता है हेयर हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन नहीं हो रही, तो इसमें क्वेश्चन इसका तो पूछेगा ही नहीं आपसे, O2 कहाँ इवॉल्व हो रही। क्या पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है कि Br2 और H2 कहाँ इवॉल्व हो रहे हैं। तो आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि Br2 गैस इज इवॉल्व एट, आप ध्यान दें, Br2 गैस इज इवॉल्व एट, कहां पे हो रहा Br2, एट एनोड, while and H2 गैस इज इवॉल्व एट कैथोड। ये कुछ कंपटीशन में पॉइंट पूछे जा सकते हैं, वो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और एक ट्रिक क्या है यहाँ पे वो ध्यान दें। देखें सबसे इधर देख लें, हम लोग यहाँ समझा दे रहे हैं। आपके पास NaBr है और वाटर के पास HOH है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि ब्रोमीन जो है वो डिस्चार्ज होके Br2 इवॉल्व, ब्रोमीन से क्या है Br2 इवॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। और हाइड्रोजन कहां से इवॉल्व होगी, अपने को पता है हाइड्रोजन H आयन से H2 इवॉल्व हो रही है यहां से, तो H2 इवॉल्व हो रहा है और Br2 इवॉल्व हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पे बाई प्रोडक्ट के रूप में जो आएगा वो क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा इज फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में जो बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, मैं रफ कर दूं, चलिए
वीडियो ऐसे ही लेंदी हो रहा है, तो इसमें समझ लें कि कुछ और एग्जाम्पल्स भी अच्छे अच्छे बन सकते हैं कि हो सकता है अब एक्वा सोल्यूशन जो हो जिसमें आप, जैसे हमने कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन लिया तो कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन भी होगा, सल्फेट आयन भी होगा, और मैंने कहा यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, तो वहां उसका कोई रोल नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप उसको भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने कहा अगर कि कॉपर सल्फेट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब बात समझना, कॉपर इलेक्ट्रोड एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रोड इज यूजिंग इन द केमिकल रिएक्शन या पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। तो कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन के साथ अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था तो उसका कोई भी रोल नहीं था, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पर अगर कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे तो कॉपर इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करता है इस केमिकल रिएक्शन में, तो वहां पे कॉपर मेटल के साथ, कॉपर आयन के साथ साथ सल्फेट आयन और कॉपर के रूप में वहां इलेक्ट्रोड भी है, तो वहां कॉपर को दोनों जगह पे रिड्यूस भी कराया जाएगा और ऑक्सीडाइज भी कराया जाएगा। जो इम्प्योर कॉपर से कॉपर आयन बनेगा, कॉपर आयन से कॉपर बनेगा, मतलब वहां पे कॉपर आयन की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना कि वीडियो काफी लेंदी हो रही है। तो बाद बाकी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पे मैं आपको क्वेश्चंस या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैं बना के डाल दूंगा, टेलीग्राम पे वो चीजें आपको मिल जाएंगी, उनको एक बार घर पे देखें और कोई चीज दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें, घर पे पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।